हेलो स्टूडेंट, आज बात करेंगे हम हिंदी क्लास 12th क्लास के हिंदी जो आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स के बच्चों के लिए ये उपलब्ध है। आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स के बच्चों के लिए जो उपलब्ध रहेगा उसमें क्या करना है कि हिंदी सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर, बड़ा इम्पोर्टेंट चैप्टर, ये तो शुरुआत चैप्टर सबसे फर्स्ट है। यहाँ पर फर्स्ट चैप्टर है बातचीत, जिसका राइटर हैं बालकृष्ण भट्ट है। मैं इनके विषय में पहले एक एक करके सब कुछ बता दूं। सब जानने वाली बात, नोट कॉपी आप अपना ऑब्जेक्टिव खुद तैयार करेंगे। पहले इनके विषय में हम सब कुछ बात बता देने की कोशिश करेंगे, एक एक करके हर चीज़ बताने की कोशिश करेंगे। जैसे कि इनका जन्म, मरण और उसके बाद में क्या क्या रचना किए, ठीक ना, कौन कौन सी कविताएँ लिखे, कौन कौन सी नाटक लिखे, क्या लिखे, जो भी कुछ हो इनका सब कुछ हम एक एक करके सब कुछ बताएंगे। आज इन्होंने कहाँ से क्या क्या पढ़ने का काम कहाँ से किया, इस पाठ में है क्या। तो सबसे पहला बात हम जानने की कोशिश करते हैं कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म के बारे में बात कर लो। पहले बालकृष्ण भट्ट के बारे में कुछ जानने की बात करो, जो इसके विषय में ऑब्जेक्टिव आता है उस विषय में थोड़ा सा बात करने की बात करते हैं। तो जन्म बात करते हैं, एक एक स्टार, ये आपका ऑब्जेक्टिव, आपका खुद तैयार ऑब्जेक्टिव होगा। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, समझ जाओ कि ऑब्जेक्टिव ये तैयार हो जाएगा। और वीडियो को एकदम बहुत ध्यान से देखिए, ये वीडियो ध्यान से देखिए। मैं इस चैप्टर के एक एक पॉइंट टू पॉइंट याद करा देंगे, सुन करके याद करा देंगे, खाली बोर्ड पर देखते रहिए। इनका जन्म हुआ था 23 जून 1844। इनका जन्म हुआ था 23 जून 1844 से, और मृत्यु हुआ था 20 जुलाई। मृत्यु के बारे में बात करते हैं। मृत्यु हुआ था 20 जुलाई 1914। 1844 में इसका जन्म हुआ था। उनके बाद में इनका मृत्यु 1914 में हुआ था। इनका जन्म स्थान पता है? जन्म स्थान ये इलाहाबाद में जन्म लिए थे। इलाहाबाद, जिसको इलाहाबाद कहते हैं, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश यूपी में इनका जन्म हुआ था। उसके बाद में क्या हुआ कि देख लो, एक एक करके सब के सब टॉपिक वाइज एकदम सब के सब हम बताते चलते हैं। इनके माता का नाम, फिर पिता का नाम, सब कुछ है। माता का नाम भी बात करते हैं, तो माता का नाम पार्वती देवी। उसके बाद पिता का नाम था बेनी प्रसाद भट्ट है। पिता का नाम क्या था? बेनी प्रसाद भट्ट है। इस प्रकार का मतलब कि सब के सब आपको हम माता, पिता, कृति सबके बारे में बात बताते हैं। देखो, इनकी रुचि के बारे में बात करते हैं। शुरू में प्रारंभ जिसको बोलते हैं, प्रारंभ में ये शुरू में या प्रारंभ लिख देते हैं जब कभी ऑब्जेक्टिव पूछ देता है। शुरू में या प्रारंभ में इनको रुचि संस्कृत पढ़ने में लगती थी। संस्कृत पढ़ने में खूब इनको मज़ा आता था। खूब कहा जाता है इनका पसंदीदा सब्जेक्ट था वो संस्कृत था। संस्कृत पढ़ने में इन्हें खूब मज़ा आता था, ठीक है। और देख लीजिए, ये क्या होता है कि 1869 से कुछ काम करता है। 1869 से 1875 तक है। प्रयाग, जिसको इलाहाबाद भी कहते हैं, प्रयाग में ये पढ़ाने का भी काम किए है, ठीक ना। अध्यापन का कार्य किए, ठीक है। मैं एक एक ऑब्जेक्टिव सब तैयार कर रहा हूँ, आप देखते रहिए। पढ़ाने का भी काम किए, और उसके बाद इनसे पढ़ाना ही मकसद नहीं रहा। देख लो, इसके साथ साथ में कई रुचि इनके अंदर था। एक बार नहीं, प्रयागराज में पढ़ाएं, और मतलब अलग अलग मिशनरी स्कूल में पढ़ाएं, प्राइवेट संस्थान में पढ़ाएं, हर प्रकार से कहीं ना कहीं क्या होता है। लेकिन इनके पिता का अचानक देहांत हो जाता है। इनके पिताश्री का मौत हो जाता है। तब पिता की मृत्यु के बाद होता है। पिता की मृत्यु के बाद जानते हो क्या होता है? पिता की मृत्यु के बाद इनको आर्थिक संकट, पैसे की बहुत दिक्कतें आ जाती हैं। मृत्यु के बाद आर्थिक संकट उत्पन्न हो जाता है। आप देख लो क्या होता है कि आर्थिक संकट जब उत्पन्न हो जाता है तो कहीं ना कहीं कोई तो रास्ता, तो कुछ ना कुछ तो उपाय करबे करेंगे। तो क्या होता है कि इन्होंने एक पत्रिका का संपादन करना शुरू कर दिया। एक पत्रिका का संपादन
लिखना, पत्रिका लिखना शुरू कर दिया, वो था पत्रिका मासिक। मासिक पत्रिका यानी कि महीना में एक बार पत्रिका वो निकलता, तो वो पत्रिका का नाम था हिंदी प्रदीप। हिंदी प्रदीप। ये बार बार प्रश्न पूछा जाता है, तो ध्यान रखेंगे, इंटर में पूछे जाने वाले हमेशा का ये प्रश्न है, ये पूछे जाने वाले प्रश्न है कि हिंदी प्रदीप क्या है। तो यह एक मासिक पत्रिका है। हिंदी प्रदीप क्या है? यह एक मासिक पत्रिका है जो लगभग जानते हैं 33 वर्षों तक चलाया गया। ये कितने वर्ष तक चला था? 33 वर्षों तक। ध्यान देंगे, ये पूछा जाएगा कि हिंदी मासिक जो पत्रिका था हिंदी प्रदीप, ये कितने दिनों तक चला था? यह 33 वर्षों तक चला। ये किसके द्वारा लिखा गया था? ये पत्रिका किसके द्वारा संपादन हुआ करता था? बेनी प्रसाद के पुत्र बालकृष्ण भट्ट द्वारा। इसके माध्यम से कहीं ना कहीं ये चलाया गया। अब देखिए, अभी एक एक पॉइंट और जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देख लो, कहीं ना कहीं हर बड़े व्यक्ति को, हर लेखक कभी कुछ न कुछ लिखने का काम तो जरूर करते हैं। तो लिखने का काम करते हैं तो इनकी कुछ रचनाएं भी है। तो रचनाएं के बारे में बात करते हैं, तो देख लो इन्होंने किया क्या। तो रचना के बारे में सबसे पहली बात, अलग अलग तरीके से रचनाएं की है। तो कुछ रचना के उपन्यास में, उपन्यास जानते हैं, एक ऐसा चीज़ है, उपन्यास एक ऐसा कृत्य होता है कि पढ़ने वाला व्यक्ति कभी उपन्यास छोड़ करके उठ नहीं सकता। इसे इतना पढ़ने में मज़ा आता है कि पढ़ने वाला व्यक्ति कभी इसे छोड़ करके उठ नहीं सकता है। और उसे इतना पढ़ने में मज़ा आता है जैसे एक आज के समय में पबजी खेलने वाले लड़के को मज़ा आता है। जैसे पबजी खेलते क्रम में आज के जो लड़के क्या करते हैं, आज के स्टूडेंट क्या करते हैं, जब कभी तो अपने घर का, अपने दोस्तों का या किसी का इमरजेंसी कॉल तक नहीं उठा पाते हैं। ठीक उसी प्रकार से उपन्यास पढ़ने वाला व्यक्ति मतलब बड़े से बड़े कार्य को छोड़ करके ये पढ़ता रह जाएगा। ऐसे उपन्यास में रहस्य छिपा हुआ रहता है। फिर छोड़िए, देखिए एक क्या क्या था उपन्यास, क्या क्या लिखा है, ऐसे उसके बारे में थोड़ा जिक्र कर लेते हैं। तो उपन्यास में लिखे हैं, देख लीजिए कई भी कितने उपन्यास है। तो एक है रहस्य कथा। आप मेरे साथ देखते रहिए, उसके बाद में हो सके तो लिखते रहिए, नहीं तो आराम से मेरी वीडियो देखने के बाद एक एक करके पॉज कर करके आप लिख सकते हैं, ठीक है। और लिखे हैं नूतन ब्रह्मचारी, ये इनके ये सब उपन्यास है, नूतन ब्रह्मचारी। उसके बाद में 100 सुजान एक अजान, ये भी लिखे हैं। ये सब है इनका क्या है, उपन्यास है। उसके बाद में देख लो गुप्तवैरी। उसके बाद में इनका और भी है, बहुत सारे हैं, देखते हैं क्या क्या आता है इससे। उसके बाद में आता है हमारी घड़ी। फिर एक और आएगा उचित दक्षिणा, ये इनका क्या हो गया, उपन्यास हो गया। और भी आदि लिख सकते हैं, आदि इत्यादि अभी और भी है, ठीक ना। और भी इनके उपन्यास है, लेकिन इतना फोकस जरूर करिएगा जिसमें हमेशा पूछे जाता है, क्या हमेशा पूछे जाने वाली ये है 100 सुजान एक अजान, ये हमेशा पूछा जाता है। ये मतलब अब तक के सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाली प्रश्न है 100 सुजान एक अजान नूतन ब्रह्मचारी। ये उपन्यास किसने लिखा, इसके बारे में थोड़ा सा फोकस करेंगे। 100 सुजान एक अजान इसके बारे में और नूतन ब्रह्मचारी के बारे में। उसके बाद में हम बात करते हैं, इन्होंने कुछ और काम किया, वो है नाटक लिखने का भी काम किया, ठीक है। नाटक लिखने का काम किया, तो वो नाटक लिखने का कौन कौन से नाटक, सब पॉइंट टू पॉइंट हम बना कर लिख रहे हैं, ताकि बच्चों आपको ये समझ में तो आ जाए कि हाँ एकदम फ्रेश नीट एंड क्लीन आपको दिखाई पड़े और आप आसानी से इसे नोट कॉपी में तैयार कर सके और वीडियो समझ में आ सके, ठीक है। देख लो नाटक के बारे में बात करते तो नाटक भी कहीं ना कहीं नाटक अपने आप को बहुत बड़ा मायने रखता था। आज पहले का जो नाटक हुआ करता था, एक आज के जो हीरो फिल्म बनाते उसी के आधार पर नाटक हुआ करता था। उसी का क्या किया जाता था, उसे रंगमंच पर करके दिखाया जाता था। नाटक लिखना सभी के बस की बात नहीं है, फिर भी इन्होंने बहुत सारे नाटक का रचना किया, ठीक है। तो देखते हैं नाटक में क्या क्या है। इन्होंने नाटक लिखा पद्मावती, ठीक है, और भी है पद्मावती के साथ साथ में और हो गया रसभरी, वेनिसनहार लिख देते हैं सब, वेनिसनहार। उसके बाद में है शिशुपाल वध,
शिशुपाल वध, उसके बाद में और भी है, बहुत सारे हैं, दमयंती स्वयंवर, शिशुपाल वध के बाद में दमयंती स्वयंवर, उसके बाद में है, देख लो बहुत सारे कुछ है, शिशुपाल वध हो गया, दमयंती हो गया, भारतवर्ष और कली, भारतवर्ष और कली, सीता स्वयंवर तो था इनका, लेकिन ऐसा नहीं, रेल, एक मिनट, रेल का विकट खेल, एक ऐसा भी इनका था, रेल का विकट खेल, रेल का विकट खेल। उसके बाद में देख लीजिए, और इन्होंने बहुत सारे, अभी मैं बहुत सारे लिख रहा हूँ नाटक के बारे में। उसके बाद में देख लो क्या किया कि सीता वनवास, शिक्षादान, 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 उसके बाद में बाल विवाह, बाल विवाह, उसके बाद में एक रोगी और एक वैद्य इत्यादि नाटक इन्होंने लिखा। ठीक है, तो इतने ये सब नाटक हो गया। अब देख लो नाटक के बारे में साथ साथ में जान लीजिए इन्होंने क्या किया। इन्होंने एक काम किया, देख लो कुछ जानी बात, निबंध जानते हो इनका, निबंध के बारे में बात करते हैं तो निबंध लगभग में 1000 से अधिक निबंध लिखे, 1000 से अधिक निबंध लिखे, जिन्हें दो ग्रुप में, दो भागों में करके, दो भागों में करके क्या कर दिया कि प्रकाशित किया गया, प्रकाशित किया गया 1000 से अधिक इनका निबंध है। सोच लीजिए, ये हो गया इनका उपन्यास और ये हो गया नाटक है। अब कुछ बात करते हैं किताब की ओर भी, किताब के अंदर में क्या क्या कुछ बात है। एकदम मेरी वीडियो को एकदम ध्यान से देखते रहिए, ये पूरे किताब की मैं बारे में सबके सब बताता हूँ। ठीक है, ये जो चैप्टर है क्या बताते हैं, बातचीत है। ये बातचीत चैप्टर में सबसे पहली बात जानने की कोशिश करो क्या कि बातचीत है क्या। सबसे पहली बढ़िया की बात तो यह है कि बातचीत करना किससे और कैसे चाहिए। सबसे पहली बात ये भी है कि बातचीत करने का तरीका सबसे बढ़िया यही है जिससे हम बोलते हैं आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन। हिंदी में लिख देते हैं, हिंदी की बात हिंदी में चलिए, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है, तो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन हम उसे कहते हैं बातचीत के जो तरीका होता है, बातचीत करने का जो तौर तरीका होता है उसे हम आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। और इतना जान लीजिए कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन हमारे हिंदुस्तान के लोगों से भी बेहतर यूरोप के लोगों में होता है। यूरोप के लोगों में बातचीत करने का तरीका इतने अच्छे ढंग से आता है, इतने अच्छे ढंग से आता है कि हद से ज़्यादा। और ये बात आप ध्यान में रखिएगा, ये आपसे पूछ सकता है कि बातचीत करने का सबसे उत्तम तरीका किस देश के लोगों में होती है, तो आप पॉइंट बना करके लिख दीजिएगा कि यूरोप के लोगों में बातचीत करने का अच्छा तरीका होता है। यानी कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन का बेस्ट सबसे बढ़िया कहाँ के लोगों में होता है, तो यहाँ के यूरोप के लोगों में होता है। ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे बातचीत करने का अलग अलग तरीका होता है। हमारे यहाँ क्या होता है ना, देख लो कुछ जाली की बात करते हैं, कुछ गांव ग्राम में देखते होंगे, गांव ग्राम में लोग क्या करते हैं कि अगर 4-5 लोग, 8 लोग, 10 लोग किसी के बारे में बात विचार करने लगते हैं, अपना विचार करने लगते हैं, किसी दूसरे के व्यक्ति के बारे में हंसी मजाक करना, मजाक बनाना शुरू कर देते हैं, तो ऐसे सिचुएशन को, ऐसे बातों को हम गपशप कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये मैं लिखवाऊंगा नहीं, बोर्ड पर नहीं लिखूंगा, लेकिन आप ध्यान दीजिएगा। अगर लोग एक जगह 8-10 लोग गाँव ग्राम में किसी बात को लेकर के मतलब कि हल्ला करते हैं, बातें करते हैं, शिकायत करते हैं, तो ऐसे लोगों को हम क्या कहते हैं, गपशप कहते हैं। लेकिन इसी बीच में एक आपका प्रश्न आएगा कि राम रमोवल क्या है। बाबू लोग पहले सुन लो, राम रमोवल का मतलब जान लो।
राम रमावल का मतलब होता है कि अगर 4 लोग हैं, 4 लोग से अधिक हैं, अगर 4 लोग से अधिक मिल करके, 4 लोग से अधिक मिल करके और कोई बात विचार करते हैं, लोग आपस में बातें करते हैं किसी प्रकार के, तो 4 लोग से अधिक या 4 तक रख लो, 4 से अधिक लोग अगर अच्छी बातें विचार करते हैं, किसी प्रकार से तर्क करते हैं, तो उसे हम राम रमावल कहते हैं। कितने लोगों के बीच में होता है ये? 4 या 4 से अधिक है। 4 या 4 से अधिक लोगों के बीच में ये बात विचार होती है, अच्छे ढंग की बात विचार होती है, जिससे मतलब कि अच्छे तरीके से समय गुजर जाए। जैसे ट्रेन में, मान लीजिए ट्रेन में लोग अलग अलग जगहों के होते हैं, तो मतलब 2-4 लोग अगर बैठ गए, बात विचार करने लगे और करते करते उनका सफ़र कट गया, तो वैसे बात विचार को हम क्या कहेंगे? राम रमावल कहेंगे। ठीक है, राम रमावल के 4 से अधिक लोगों के बीच बातचीत है, लोगों के बीच बातचीत है। इतनी ध्यान देंगे, सबके सब ध्यान देंगे। ठीक है, और देख लो, सबसे पहली बात हम इस पार्ट के अंतर्गत बालकृष्ण भट्ट क्या बताते हैं? इंसान को सबसे पहली बात आत्मीयता होना चाहिए। आत्मीयता समझ में आता है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस। कम से कम बोलने क्रम में क्या होता है कि आप निडर रहिए, भयमुक्त रहिए, एकदम निर्भीक होकर, बोल्ड होकर के बोलिए, कहीं पे बोलिए, एकदम लोगों के बीच में बोलिए, बेहिचक बोलिए, और कुछ ऐसा बोलिए जो लोगों के दिल में आप राज करें। यहाँ बोलना सबसे बड़ी बात नहीं है, बोल तो ऐसा बोलिए कि लोगों के बीच में आप आकर्षण का केंद्र बन जाइए। कुछ ऐसा बोलिए कि आपकी आवाज़ सुनने को लोग प्रेरित हो जाएं कि आपकी आवाज़ और कुछ बोले, कुछ और बोले, ऐसा करने के लिए आप मजबूर कर दें ऐसा। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है कि हमारे हिंदुस्तान के बच्चों में कुछ लोगों में देखते हैं, या आपके स्कूल विद्यालय के बच्चों में, कोचिंग के बच्चों को क्या दिखाई पड़ता है कि वहाँ पे बच्चों को अगर शिक्षक अगर बुला लेते हैं कि बच्चे तुम यहाँ पे आ जाओ, बोर्ड के पास में आ जाओ, स्टूडेंट तुम यहाँ आ जाओ, तो उस समय में क्या होता है कि बच्चे हिचकिचाने लगते हैं, स्टेज पे बोल नहीं पाते हैं, चल नहीं पाते, माइक धराने के साथ साथ में हिचकिचाने लगते हैं। ये ऐसे सिचुएशंस आपको मतलब भागना होगा, भाग जाते हैं, आप डर जाते हैं, आप ऐसे सिचुएशन को आपको दूर करना होगा। और क्या ऐसी स्थिति से आपको लड़ करके लगे कि हाँ, निर्भीक होकर के किसी के सामने आप बोलिए जो भी आता है। अगर आप अपने गांव ग्राम में कहीं पे बैठा करते हैं, 10 लोगों के बीच में रहते हैं, ग्रुप में रहते हैं, 10 लड़कों के बीच में रहते हैं, 5 लड़कों के ग्रुप में रहते हैं, 5 लड़कियों के ग्रुप में आप यदि आप हैं, तो आप कम से कम उसमें लीडरशिप का काम करिए, आप बोलने का काम करिए। बोल कर देखिए, लोग आपके बातों को ध्यान से सुनते हैं। अगर आपकी बातों को ध्यान से सुनते हैं, समझते हैं, आपकी बातों को लोग पालन करते हैं, तो समझ जाइए कि कहीं ना कहीं बोलने की प्रवृत्ति आप में आ रही है। और ये ऐसा हर इंसान को करना चाहिए, बिल्कुल आपको हर इंसान को ऐसा करना चाहिए। कम से कम इससे क्या होगा कि आपको बोलने की प्रवृत्ति बहुत अच्छा हो जाएगा, बोलने का तरीका जो हो जाएगा उससे अच्छा होगा। देखिए, इस पार्ट में बालकृष्ण भट्ट क्या बताते हैं? बालकृष्ण भट्ट यही बात बताते हैं कि ये कम से कम तो होना चाहिए, लोगों के बीच में बात विचार करनी भी चाहिए। देख लो, बात विचार करना ही सिर्फ नहीं चाहिए, एडिशन, आप लोगों ने एक नाम सुना होगा, एडिशन। एडिशन का मत है, एडिशन का मत अलग अलग है। देख लो, हर व्यक्ति कहीं ना कहीं अलग अलग बात मतलब बोलते हैं। एडिशन का कहना है कि असली बातचीत, एडिशन का कहना है इस बुक में, आपके पाठ के अनुसार मैं बता रहा हूँ, एडिशन का कहना है कि असली बात सिर्फ 2 लोगों के बीच में होती है, और ये सच्चाई है। असली बात सिर्फ 2 लोगों के बीच में होती है। अगर यदि आप 2 दोस्त हैं, अच्छे फ्रेंड हैं, तो उम्मीद है कि आप दिल खोल कर दोनों बातें करते हैं, और जैसे ही आपका तीसरा फ्रेंड आना शुरू करता है, तो आप बात काट करके और क्या करते हैं कि दूसरी बातों पर घुमाना शुरू करते हैं। और दूसरी बातों पर घुमाना सिर्फ नहीं, और कुछ ऐसा बातें करने लगते हैं जिससे उस सामने वाला दोस्त भी समझ नहीं पाता है कि हाँ, इन लोग बात शायद इसी मकसद पर कर रहे हैं, इसी सिद्धांत पर कर रहे हैं, इसी थ्योरी पर कर रहे हैं, लेकिन बात तो कुछ और है। और ये एडिशन का कहना है कि असली, एडिशन का मानना है कि ना असली बातें, एडिशन का मानना है कि असली बातचीत सिर्फ 2 लोगों के बीच में ही होती है। असली बातें 2 लोगों के बीच में ही होती, ये मैं भी मानता हूँ, सच्चाई बात है। जब 2 लोग रहते हैं, चाहे कोई भी हो, चाहे पुरुष हो, पुरुष का पुरुष मित्र हो, स्त्री हो, कोई भी हो, मतलब कि जो भी हो, मतलब 2 लोग अगर हैं तो हर बात दिल खोल कर करते हैं। और जैसे ही सामने वाला तीसरा दिखाई पड़ता है या आपके पास में आता है, आपकी बातें वहीं से लाइनिंग चेंज हो जाता है, आप उससे
और बातें छिपा करके, बातें काट करके और अपना तीसरा बात कुछ है लाना शुरू कर देते हो। ठीक है, मैं इसे मिटा रहा हूँ, आगे के फिर देखते रहिए। अभी देखिए ये बहुत कुछ बताते हैं, देखना। मैंने क्या, मेरे कहने का मतलब क्या हो गया कि देख लो यहाँ पे कुछ बात ऑब्जेक्टिव क्या आता है, कुछ ऑब्जेक्टिव। तो आपने अभी देखा कि एडिशन के बारे में, एडिशन के बारे में आपने देख लिया ना। एडिशन का कहना था क्या कि असली बातचीत ना जी, आप सुन लेंगे, ध्यान रखिएगा। असली बातचीत कितने लोगों के बीच में होता है? दो लोगों के बीच में होता है। कितने लोगों के बीच में होता है? दो लोगों के बीच में होता है। याद कर लीजिएगा, असली बातचीत कितने लोगों के बीच में? दो लोगों के बीच में। इसलिए होता है क्योंकि वो तीसरे से कुछ बताना नहीं चाहते हैं। दो लोगों के बीच में जो भी अंतरात्मा से, जो भी आत्मा से निकलता है, जो भी दिल से निकलता है, हर बात खोल कर करते हैं। तो इससे आया तो वहाँ से लाइनें चेंज है। चलो, एक और व्यक्ति है जॉनसन, जिसका पूरा नाम है बेन जॉनसन। देखिए, एक और व्यक्ति हैं जिनका नाम है बेन जॉनसन। और बेन जॉनसन का कहने का मतलब है ना, ये बोलते हैं, बेन जॉनसन क्या होता है कि सच है जब तक मनुष्य कुछ बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता है। ये सच्चाई बात है। अगर इंसान अगर कुछ बोलता है, और बेन जॉनसन का मत था, बेन जॉनसन का मत था कि बोलने से मनुष्य का साक्षात्कार होता है। ये बेन जॉनसन का मतलब था। देखिए, कहना था कि बोलने से मनुष्य का क्या होता है? साक्षात्कार होता है। अगर कुछ मनुष्य अगर कोई कुछ बातें करता है, कुछ बोलता है, तो समझ जाओ कि कम से कम उसकी एबिलिटी जो है, कम से कम वो आत्मनियता, आत्मनिर्भर, बोलने में कॉन्फिडेंस कम से कम लेवल बढ़ जाता है। अच्छा, ये भी बात है, जब तक मनुष्य कुछ अगर बोलबे नहीं करेगा, अगर कोई व्यक्ति आपसे कुछ बातें नहीं कर रहा है, क्या उसके बारे में कुछ आप जान पाइएगा? कुछ नहीं जान पाइएगा, कुछ के कुछ नहीं। क्या आप जान पाइएगा? यानी कि आप इतना जान लीजिए कि जब अगर मनुष्य कुछ नहीं बोलता है, अगर मान लिया मनुष्य गूंगा है, तो उसके बारे में अच्छाई और बुराई के बारे में, उसके गुण के बारे में पता नहीं चलेगा। आप किसी की पर्सनालिटी, आप किसी के कपड़े, किसी के बारे में मत बोलिए। मतलब कि मीठी बानी बोलिए, मन का आप खोए औरन के शीतल करो, आप हो शीतल हो। मतलब कुछ ऐसा आज के समय में कुछ इतना मीठा बोलिए, एक कबीर दास कहते हैं, मतलब कुछ इतना मीठा बोलिए कि आपकी आवाज़, आपकी वाणी से मतलब दूसरों को दिल जीत लीजिए, दूसरों को खुश रखिए, और आप इतना खुश रखिए और ऐसे वर्ड बोलिए कि उनके साथ साथ में आपको भी खुशी मिल जाएगी। ठीक ना? तो कम से कम इतना जरूर समझने की कोशिश करिए। बेन जॉनसन, ये प्रश्न पूछा जाएगा, एकदम ध्यान रखिएगा। ये लिख लेना दोनों, इसे VBI कर देना जी, ये VBI कर देना बिल्कुल। ठीक ना? ये VBI कर देना। ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा कि बोलने से मनुष्य का साक्षात्कार होता है, ये किसका मत था, ये किसका कथन था? दे देगा बेन जॉनसन, एडिसन, महात्मा गांधी, और कुछ भी दे सकता है, बालकृष्ण भट्ट। तो आप जो ध्यान में रखिएगा, जो मैं पढ़ा रहा हूँ वही। ठीक है? तो बोलने से मनुष्य का साक्षात्कार होता है, ये किसने कहा था? बेन जॉनसन ने। एडिसन ने क्या कहा था कि असली बातचीत सिर्फ दो लोगों के बीच में ही होती है। ठीक है? ये हो गया, किसने कहा था? ये एडिसन ने कहा था। हाँ, एक चीज़ और पॉइंट टू बात करने की है, ये हमेशा पूछा जाता है। अगर पूछ दे बाबू कि बालकृष्ण भट्ट किस युग के लेखक हैं? अगर युग के बारे में बात कर दिया, सुन लीजिए, युग के बात कर देगा, तो आप ये मत पहुंच जाइएगा, आप ये मत पहुंच जाना कि कहाँ पे चल जाना कि मतलब कि क्या बोलते हैं, त्रेता युग और सतयुग के बारे में मत करना जिक्र। ये इसे लोग लेखक के बीच जो बात आएगा, तो बालकृष्ण भट्ट किस युग के लेखक हैं, तो डायरेक्ट कर देना भारतेंदु युग है। और अगर ये प्रश्न अगर घुमा करके ऐसा पूछ देगा, ये भी VBI प्रश्न है, देखना थोड़ा सा, अगर पूछ देगा किस काल के लेखक हैं, तो आप उसमें क्या करना? आधुनिक काल। ठीक है बच्चों, आधुनिक काल।
ये आपका हो गया आधुनिक काल के मतलब कि क्या रहे, लेखक रहे, ठीक ना। उसके बाद में फिर से एक बार ध्यान दीजिएगा, ये पूछा जाता है कि बाल कृष्ण भट्ट किस युग के लिखेंगे, तो भारतेंदु युग। किस काल के लिखेंगे, तो आधुनिक काल के। और उसके बाद में फिर से कुछ याद दिलाते हैं, फिर से सबसे बढ़िया सबसे अच्छा बातचीत करने का तरीका कहाँ के लोगों में होता है, तो सबसे अच्छा बातचीत करने का तरीका यूरोप के लोगों में होता है, ठीक है। राम रमावल का अर्थ क्या होता है, तो राम रमावल का अर्थ होता है, मैंने बताया कि चार लोग अगर अच्छे ढंग से बात विचार करें, चार लोग अगर किसी प्रकार से बात विचार करते हैं, चार से अधिक लोग अगर बात विचार करते हैं, तो वैसे सिचुएशन को हम क्या कहेंगे, राम रमावल। अगर 8-10 लोग मतलब 4 से अधिक 8-10 लोग बतकही जिसको कहते हैं ना, बतकही भी इस आपके बुक में बतकही लिखा हुआ है, मतलब कि दिखाया गया है कि अगर अधिक से अधिक लोग अगर गाँव ग्राम में किसी प्रकार से छोटी मोटी बातों को लेकर के, मुद्दों को लेकर, दूसरे की चर्चा, दूसरे को शिकायत को लेकर अगर मतलब कि बात गपशप करना शुरू करते तो उसे हम बतकही कहते हैं, ठीक है। उसके बाद में एडिसन का भी कहना था कि असली बातचीत कितने लोगों के बीच में होता है, 2। ये सब याद करा देते हैं। बेन जॉनसन का क्या था कि बोलने से मनुष्य का क्या होता है, साक्षात्कार होता है। अच्छा, और ये भी बात सही बोला कि जब तक मनुष्य कुछ बोलता नहीं है तब तक उसका अच्छाई और बुराई का पता नहीं चलेगा, ठीक है। उसके बाद में यूरोप के लोगों में सबसे अच्छा बातचीत करने का तरीका, उसके बाद जन्म मरण और कहाँ जन्म लिए, हिंदी प्रदीप पे जो 33 वर्षों तक एक आप साप्ताहिक मासिक पत्रिका चला, एक प्रत्येक माह निकलने वाली एक पत्रिका था, ठीक ना, जो कितने वर्षों तक चला, 33 माह तक चला, किसके द्वारा, बालकृष्ण भट्ट। लेकिन ये तो नहीं पता कि बातचीत आखिर है क्या, तो बातचीत जान लीजिएगा, ये पूछता है एग्जाम में कि कौन सी विधा, बातचीत कौन सी विधा है, तो बाबू इसे ध्यान देंगे कि बातचीत निबंध है। क्या है ये, निबंध है। अगर ये आज देख लीजिए, ये इतने सारे आज बालकृष्ण भट्ट का, इससे ज़्यादा पहला चैप्टर की बात बता रहा हूँ बालकृष्ण भट्ट के, इससे ज़्यादा इस बुक में मैंने जितना पढ़ाया, आप पूरी किताब से, कहीं से किताब से इससे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव और कहीं से नहीं आएगा। और जो मेन ऑब्जेक्टिव जो पूछा जाता है मैंने सबको टिक आउट कर दिया, VVI करवा दिया। आप इसे पॉइंट कर लीजिए, आप इसे नोट कर लीजिए, दिमाग में सेट कर लीजिए, इससे ज़्यादा कहीं नहीं आएगा, इससे बाहर कहीं नहीं आएगा। बस आज इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक, कमेंट और शेयर करते रहिए। जय हिंद।